हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए और अपने एम की तरफ आगे बढ़ चलिए। उनको पीछे छोड़ दीजिए जो आपसे आगे जाना चाहते हैं, उनसे आगे निकलिए जो आपके बराबरी के हैं, उनका टक्कर करिए जो आपसे आगे हैं इस समय। तो अगर इस प्रणाली पे हम लोग चलेंगे ना तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। रिवीजन पे ध्यान दीजिए और सारे वीडियो का बिल्कुल भरपूर मजा लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके डीएलएड में ही नहीं, अनेकों एग्जाम में, आने वाले यूपी टेट के भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे, 100% बनेंगे। लिख कर ले लीजिए, है ना। चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग अपने जो राज्यसभा का चुनाव होता है और लोकसभा का चुनाव होता है और हमारे सरकार के कितने अंग हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जो कार्यपालिका है वह एक्सिक्यूटिंग पे ध्यान देती है। जितने भी विधेयक बनते हैं विधायिका द्वारा यानी कि व्यवस्थापिका द्वारा, व्यवस्थापिका का मतलब संसद यानी कि पार्लियामेंट द्वारा केंद्र में, और विधानमंडल द्वारा राज्यों में जो कानून बनते हैं, जो विधेयक होता है, उसको पारित कराने के बाद हमारा कार्यपालिका होती है उसको क्या करती है बेटा, उसको एक्सिक्यूट करती है। एक्सिक्यूट करने के बाद अगर वो कानून बन जाता है तो उस पर न्याय करने का काम हमारे न्यायपालिका का होता है। जो कार्यपालिका और हमारा विधायिका है वह तो एक हो सकते हैं, यानी कि एक ही मेंबर होते हैं, लेकिन न्यायपालिका इन दोनों से स्वतंत्र होता है। यह हमारे अनुच्छेद नंबर 50 में कहा गया है। जितने भी विद्यार्थी हमारे बोलते रहने के बावजूद भी बहुत सारे आप क्वेश्चन का जवाब देते रहते हैं एक्स्ट्रा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में हम देखते हैं, है ना। चलिए इसी तरह आप बने रहिए, आपका प्यार इसी तरह बना रहे, हम लोग का परिवार जरूर बढ़ा होगा। तो इस तरह आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद हैं, इसके बारे में देखेंगे, और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, हमारे यहाँ 2 स्तर की व्यवस्था है। 2 स्तर की व्यवस्था मतलब एक संघ स्तर है, एक राज्य स्तर है। 2 स्तर की व्यवस्था है। एक संघ स्तर है, एक राज्य स्तर है भैया। जो संघ स्तर है इसमें लोकसभा, राज्यसभा यानी कि ऊपरी सदन और निम्न सदन आ जाता है। इसी तरह राज्य स्तर पर अगर देखा जाए तो राज्य स्तर पर भी विधानसभा और विधान परिषद आ जाता है, यानी बेटा आपको पता होना चाहिए। संघ में संसद होता है, संसद होता है। आज ये कार्यपालिका का पहला टॉपिक है आपका। कार्यपालिका का पहला टॉपिक है, क्योंकि हमको पता है कार्यपालिका में राष्ट्रपति हो गए, हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए, हमारे उपराष्ट्रपति जी हो गए, हमारे मंत्रिमंडल हो गया, यह सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे कार्यपालिका के अंतर्गत भैया। तो हम इसको ध्यान देंगे। अब ध्यान से देखिए आप लोग भैया कि जो संघ स्तर पर अगर बात करें, संघ स्तर पर अगर बात करें, हम संघ स्तर पर बात करें तब वरिष्ठ और सर्वोच्च पद जो होता है, वरिष्ठ और जो सर्वोच्च पद होता है, सर्वोच्च मतलब कि सबसे ऊंचा पद जो होता है भारत में, वह हमारे राजा यानी कि राष्ट्रपति का होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का पद बहुत अहम रोल है हमारे पूरे भारत में। इनको सबसे ऊपर माना जाता है और यही हमारे कार्य के विधाता होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, वरिष्ठ और सर्वोच्च पद की हमने बात किया तो बताएंगे, या फिर अगर आपसे बोला जाए संघ की कार्यपालिका के प्रधान किसे बोला जाता है, तो संघ के कार्यपालिका की, देखिए ये सब क्वेश्चन है बेटा, इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो सारे चीजें आप ध्यान से सुनते चलिए। तो संघ के कार्यपालिका का प्रधान जो होते हैं वह राष्ट्रपति जी होते हैं। यह बात आप याद रखेंगे। यह भारत के पहले नागरिक होते हैं। हमारे भारत के दूसरे नागरिक उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्य में पहले नागरिक हमारे राज्यपाल जी होते हैं, है ना, याद रखेंगे ये बातें। अब देखिए, अगर आपसे पूछ देता है जो राष्ट्रपति होते हैं प्रत्यक्ष रूप से वो क्या करते हैं, संघ कार्यपालिका के हेड होते हैं। किस रूप से? प्रत्यक्ष बोल दिया क्या? अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान से सुनिएगा इस थोड़े कहानी को। अगर बोला जाता है हमारे कार्यपालिका का हेड कौन होता है, हमारे संघ कार्यपालिका का हेड कौन होता है, तो आप राष्ट्रपति का नाम लेंगे। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर आपसे पूछा जाता है, इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के अगर पूछ लेता है, हमारे कार्यपालिका का प्रत्यक्ष रूप से पूरा शासन भारत का किसके पास होता है, या फिर हमारे कार्यपालिका का
प्रत्यक्ष रूप से प्रधान कौन होता है? प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि पूरा पूरा शासन उसके हाथ में हो। तो पता है आपको, पूरा शासन पे शासन करने वाला शासनाधिकारी से बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पीएम जी, है ना। यह इनका काम होता है कि राष्ट्रपति के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, है ना। देखिए बंदूक चलाते हैं यही, तो इस तरह आप याद रख लेंगे। राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे हमारे कार्यपालिका के रियल हेड होते हैं, रियल यानी कि प्रत्यक्ष हेड होते हैं। इनके ही अनुशंसा पे सारी चीज़ें राष्ट्रपति द्वारा करवाई जाती हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। हमारे 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 संघ के जो हमारे संघ कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से वह राष्ट्रपति होते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से जिनके हाथ में पूरा बागडोर होता है हमारे भारत का, हमारे देश का, तो बताएंगे हमारे पीएम होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है अपने अनुच्छेद की तरफ। चलिएगा, पहला अनुच्छेद आप ध्यान देंगे। राष्ट्रपति का जो वीडियो है भैया हम 2 पार्ट में लाएंगे, एक यह पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट आ जाएगा आपका। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप रिवीजन के साथ पढ़िए। अनुच्छेद नंबर 52 में यह कहता है, अनुच्छेद नंबर 52 में यह कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। यह बात लिखी गई है अनुच्छेद नंबर 52 में। राष्ट्रपति का एक पद होगा, पद 5-2 पद इस हम आपको ट्रिक बताएंगे अभी, ध्यान से आप लोग बने रहिए लास्ट तक। राष्ट्रपति का एक पद होगा, किसमें होगा भैया? अनुच्छेद नंबर 52 में होगा, यह बात याद रखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 2 मतलब राष्ट्रपति के लिए दूसरा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 53 याद रखेंगे। अनुच्छेद नंबर 53 में यह बात कही गई है कि जितनी भी कार्य एवं शक्ति है उसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद नंबर 53 में। अनुच्छेद नंबर 53 में राष्ट्रपति के अनेक कार्यों का जिक्र किया गया है, चाहे वो निर्वाचन से रिलेटेड हो, चाहे वह निर्वाचन करें मनोनीत से संबंधित हो, मतलब कि यह बहुत सारे लोग जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उनको शपथ दिलवाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वह एक तरह से इनके जो राष्ट्रपति होते हैं इनके प्रसाद प्रयत्न पद पे रहते हैं। वह शपथ दिलाने का काम, उनको शपथ दिलाने का काम हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। न्यायिक शक्ति होती है ना, न्यायिक शक्ति का पुनरावलोकन होता है, वित्त शक्ति होती है, ये सारी शक्तियाँ हमारे अनुच्छेद नंबर 53 के जरिए राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो यह सारी जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 54 की अगर बात करें, अनुच्छेद नंबर 54 में साफ साफ लिखा गया है कि अनुच्छेद नंबर 54 मतलब कि निर्वाचन का वर्णन। निर्वाचन का वर्णन सर क्या होता है? निर्वाचन का वर्णन का मतलब होता है भैया कि हमारे जो चुनाव होते हैं 2 तरीके से होते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से होता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है हमारे लोकसभा का चुनाव होता है। हमारे लोकसभा का चुनाव जो हमारे एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद यानी होते हैं जो, उनकी चुनाव हम लोग करते हैं, जनता करती है प्रत्यक्ष रूप से वोट डाल के। लेकिन हमारे राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें केवल दोनों सदन के हमारे मतलब कि लोकसभा के और राज्यसभा के, और कह लीजिए विधानसभा के, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी की जो विधानसभा है, यह आपका केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुदुचेरी। तो यहाँ पे भी आपका कह लीजिए कि विधानसभा है। जैसे कि अगर बात करें दिल्ली में लोकसभा की सीट कितनी है तो बता देंगे 7 लोकसभा की सीट है। तो इन चारों जगह हम लिख देते हैं आपको निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मतलब आप समझ रहे हैं ना बेटा, निर्वाचक मतलब जिसका चुनाव हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब जिसको हम चुनते नहीं है, उसको हमारे चुने हुए लोग जैसे विधायक हो गए और सांसद हो गए, यही दोनों लोग चुने हुए जो लोग होते हैं उनको चुनते हैं। इनडायरेक्टली तरीके से चुने जाते हैं और डायरेक्ट तरीके से नहीं। जो डायरेक्ट होता है वो प्रत्यक्ष रूप के अंतर्गत आ जाता है, जिसका चुनाव डायरेक्ट जनता करती है भारत की, है ना। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं? तो निर्वाचक मंडल में आप लिख लेंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लिख लीजिए। फिर इसके बाद विधानसभा, राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं, विधानसभा हमारे यहाँ कितनी हैं? 25 हैं। ये चीज़ याद रखें, 25 हैं विधानसभा भाई। विधानसभा तो हर राज्य में है ना। विधानसभा मैक्सिमम सारे राज्य में, सारे के सारे राज्य में विधानसभा। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद दिल्ली और पुदुचेरी, पांडिचेरी में 4 जिले हैं, माहे, एनम, पुदुचेरी, इसके बाद कराईकल,
है ना, इसका कैपिटल है। तो दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि इसी दोनों जगह विधानसभा है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 में से 2 जगह दिल्ली और पुदुचेरी में ही क्या है भैया, आपका विधानसभा है। तो इस वजह से यहाँ के आ जाते हैं आपके निर्वाचित सदस्य। हमेशा याद रखेंगे निर्वाचन मंडल यानी कि निर्वाचित सदस्य ही जो होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी लेंगे, मतलब कि अपना हिस्सेदारी देंगे, मतलब वही चुनाव करेंगे। किस किस के? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो सारे राज्यों में हैं। इसके बाद दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य ही हमारे राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे। ठीक है बेटा, इसे बोला जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि आपको पता है लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद होते हैं, राज्यसभा में हम विधानसभा से चुन के भेजते हैं, और विधानसभा में विधायक होते हैं जो हमारे जिले से चुन के जाते हैं विधायक। और इसके बाद दिल्ली पुदुचेरी में भी जो विधायक हो गए, वहाँ से भैया वहाँ के वही लोग क्या करते हैं, हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट करते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए और अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। निर्वाचक मंडल 10 बार बोल रहे हैं, आप लोग गलती नहीं करेंगे। एक होता है निर्वाचक मंडल, मतलब जो निर्वाचित किए जाते हैं, और एक होता है बेटा अनुमोदित, मतलब उसे क्या बोलते हैं, जैसे कि निर्वाचन हो गया और जैसे कि उनको चुना जाता है। चयनित सदस्य की नहीं बात कर रहे हैं, केवल निर्वाचित सदस्य, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यह सारे सदस्य हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यह अनुच्छेद नंबर 54 में कहा गया है। और एक बात याद रखेंगे, जितने भी प्रत्यक्ष रूप से जनता का चुनाव होता है उस पर जनता क्या करती है, सीधे चुनाव करती है। लोकसभा हो गया, आपका विधानसभा हो गया, यहाँ पे जनता सीधे चुनाव करती है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ से ध्यान देने योग्य बात है कि निर्वाचित सदस्य ही हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अनुच्छेद नंबर 55 की तरफ। अनुच्छेद नंबर 55 बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अच्छे ढंग से देखेंगे और लिखेंगे भी। अनुच्छेद नंबर 55 की बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 55 में कहा गया है निर्वाचन की रीति, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन की क्या रीति है, कैसे चुने जाते हैं। कि हमने तो देख लिया ऊपर निर्वाचन का वर्णन के बारे में, है ना, और यानी कि निर्वाचन की रीति क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 55 कहता है हमारे निर्वाचन की जो रीति है, निर्वाचन राष्ट्रपति के चुनने का निर्वाचन की जो रीति है भैया, रीति इसमें आपको याद यह रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर होता है। याद रखेंगे, जो हमारे निर्वाचन रीति है, निर्वाचन रीति में सबसे पहले यह कहा गया है कि जो हमारे जो राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है वो किस आधार पे होता है, तो बता देंगे समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। यह बात याद रखेंगे। जैसे हम बात करें संघ और राज्य, संघ का मतलब हो गया भारत यानी कि देश, हमारा देश हो गया, केंद्र हो गया, और राज्य की बात करें तो विधानसभा। तो ये चीज़ याद रखेंगे, विधानसभा यानी कि इन दोनों के समान वोट मिलता है। इन दोनों में तो वैसे समान वोट अगर हम कैसे निकालेंगे आपको वही सिर्फ सीखना है। इन दोनों के समान वोट से राष्ट्रपति को चुना जाता है, समान वोट से। अब ये समान वोट कैसे बनाएंगे सर इनका, क्योंकि आपको पता है जो संघ में यानी कि केंद्र में, जो पार्लियामेंट में यानी कि संसद में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं हमारे, जो निर्वाचित सदस्य की संख्या है यानी कि जो हमारे सांसद की संख्या है वह 776 है। सर ये कैसे आता है, तो बताएंगे 533 जो निर्वाचित होते हैं हमारे लोकसभा से, और 200 भैया 233 होते हैं, निर्वाचित होते हैं। 336 5 2 7 336 याद करिएगा, 576 लगभग होते हैं, 566 यहाँ पे कर लीजिएगा। एक मिनट बेटा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, बताइए। सही है, 776 आप याद रखेंगे। अगर कभी घटता बढ़ता है तो मतलब घटता बढ़ता क्या है, यही चीज़ निर्वाचित होते हैं। 233 होते हैं, 533 होते हैं जो निर्वाचित होते हैं, है ना। 776 याद रखेंगे, यहाँ पे 766 बना लीजिए। 766 336 5 2 7 766 यानी कि 766 जो सदस्य होते हैं वो हमारे संघ से यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। लेकिन अगर बात करें हम विधानसभा यानी कि राज्य की बात करें तो राज्य में बहुत सारे विधानसभाएं हैं, और विधानसभाएं में जैसे बात करें यूपी में ही 404 सीट है, और विधान परिषद में एक चीज़ और याद रखेंगे बेटा,
हमने आपको बताना भूल गया, एक बात और याद रखेंगे, निर्वाचन मंडल में, निर्वाचन मंडल की अगर बात करें तो विधान परिषद जो हर राज्य में नहीं है, हमारे केवल और केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है इस समय, वह भाग नहीं लेती है। हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेती है। अगर विधान परिषद भाग लेने लगे तो कुछ राज्यों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हमारे कुछ ही राज्य में जैसे यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र अगर इस तरफ आएँ तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ही केवल और केवल विधान परिषद है ना। तो इस वजह से हमारे कुछ राज्यों के साथ नाइंसाफ़ी होगा जिनके पास विधान परिषद नहीं है। इस वजह से यह नहीं भाग लेता है हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में। विधान परिषद, विधानसभा लेता है, विधान परिषद नहीं लेता है। तो याद रखेंगे, जो हमारे राज्य की बात करें तो राज्य में अगर केवल विधानसभा की बात करें तो 404 सीट केवल अकेले होता है हमारे यूपी में 230 है हमारे एमपी में। तो ऐसे ऐसे अगर देखा जाए तो हमारे जितने विधायक हैं, या तो सांसद हो गए, सांसद की संख्या 766, अगर विधायक की संख्या देखें तो 4120 विधायक। अब ऐसे में एक बड़ी विपत्ति आ गई, सर इनकी तो अभी आपने बताया समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर होती है, मतलब कि जो सांसद का मत होगा और विधायक का मत होगा वो बराबर किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति को फिर चुनाव होगा, इसके बाद हमको यह बराबर करना है। इसी के लिए तो एक फार्मूला बनाया गया है। तो आज फार्मूले को आप ध्यान से देखेंगे, देखिएगा। पहले हम निकालेंगे विधायक का मूल्य, एक विधायक का मूल्य निकालेंगे, फिर आपके निकालेंगे सांसद का मूल्य, दोनों को फिर बराबर करेंगे, है ना। देखिएगा, लिखते चलिए आप लोग भैया। सबसे पहले हमें निकालना है विधायक का मूल्य। सर विधायक का मूल्य कैसे निकालेंगे? एक विधायक का मूल्य, विधायक का मूल्य। सर एक विधायक का मूल्य यानी कि मत वैल्यू भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, मत वैल्यू। एक विधायक का मत वैल्यू क्या होता है, लिखेंगे मत वैल्यू विधायक का क्या होता है, तो उस राज्य की कुल जनसंख्या, मतलब कि जहाँ जहाँ पे विधानसभा है, एक एक पर्टिकुलर राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। देखिए, एक विधायक का मत वैल्यू इक्वल टू उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य, यह अगर इनसे डिवाइड कर देते हैं राज्य की कुल जनसंख्या का, तो निकल के आता है हमारा एक विधायक का मत मूल्य। लेकिन आपको पता है हमारे अगर यूपी की बात करें तो 20 करोड़ जनसंख्या मान लेते हैं, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ है, करोड़ 10 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अगर हम बात करें हमारे यूपी में जो विधायक हैं 400 हैं, लमसम 400 मान लेते हैं, तो इनको इससे काटते हैं तो 4 पचे 20, 1 2 3 4 5 लाख आ गया। अब इस 5 लाख को एक सही वे में, एक सही दिशा में, एक सही मतलब छोटे प्रणाली में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं 1/1000 का। यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि इस तरह तो ज़्यादा हो जाएगा सर। हमारी जो जनसंख्या है बहुत राज्यों में ज़्यादा है, जैसे कि 10 करोड़ के आसपास है, हमारे बिहार में है, महाराष्ट्र में है, बहुत सारी जगह 10 करोड़ से ऊपर है महानगरों में। तो इस तरह जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर इसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया, जो उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा कुल निर्वाचित सदस्य होंगे, उसमें हम गुणा करेंगे 1/1000 का। इस तरह यह फार्मूला बन गया, एक विधायक का मत वैल्यू इक्वल टू उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य गुणे 1000, गुणे 1/1000 भैया। इसे गुणे 1/1000 लिखिए, इस गुणे को हटा के आप भागा लगा के 1000 भी कर सकते हैं ऐसे, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। यह हो गया हमारा राज्य के बारे में, राज्य का विधायक वैल्यू। लेकिन सांसद का वैल्यू कैसे निकलता है, तो याद रखेंगे, एक सांसद का वैल्यू, एक सांसद का मत वैल्यू, मत मतलब वही जो अपना वोट देते हैं, वही मत वैल्यू का मतलब हो गया, मत वैल्यू मतलब जो उनका वोट होता है। तो एक सांसद का मत वैल्यू बराबर क्या हो जाता है, तो बता देंगे कुल विधायक, जो यहाँ से संरचना एक मिलेगी वह कुल विधायक का वैल्यू होगा, कुल विधायकों का मत वैल्यू। मान लीजिए एक राज्य में 404 विधायक हैं यूपी में, तो 404 विधायकों का जो मत वैल्यू यह पूरा निकल के आएगा, यह पूरा का पूरा यहाँ पर हो जाएगा विधायक का मत वैल्यू।
मत वैल्यू बटे निर्वाचित सदस्यों का, निर्वाचित सांसदों की संख्या, जितने भी सांसद हैं हर बार, क्योंकि हमको पता है हर राज्य का जो विधायक वैल्यू है, मत वैल्यू अलग अलग आएगा, लेकिन जो निर्वाचित सदस्य होंगे, हमारे सांसद होंगे, उनकी तो वैल्यू फिक्स है 776, 766, हर बार 766 से भाग दिया जाना होगा। तो आप याद रखेंगे यह क्राइटेरिया 2026 तक फिक्स है। 2026 के बाद हमारे संसद में देखिए क्या होता है, क्योंकि आपको फिक्स हमने बताया था कल कि 2552 है, फिक्स है हमारे इस 2026 तक, है ना, पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा में। उसके बाद बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे तो नया नया आपका पार्लियामेंट बन रहा है, हमेशा हमेशा बढ़ेगा ही, ठीक है, याद रखेंगे, बढ़ सकता है। तो एक सांसद का मत वैल्यू बराबर कुल विधायक का मत वैल्यू बटे निर्वाचित सांसदों का, निर्वाचित सांसदों का वैल्यू, मत वैल्यू, सांसदों की संख्या भैया, संख्या। अब यहाँ पे क्या हम 1000 से भाग करेंगे? तो बोलेंगे सर यहाँ पे 1000 से भाग नहीं करना है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको पता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मत वैल्यू क्या क्या, राज्यसभा भी आ जाता है और लोकसभा भी आ जाता है। तो बस ये एक तरह से फिक्स होते हैं, तो इनसे हम डिवाइड कर देते हैं। जितनी संख्या होती है विधायकों का कुल मत वैल्यू आता है, उसमें निर्वाचन सदस्य सांसदों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो निकल के आ जाता है एक सांसद का मत वैल्यू, ठीक है ना बेटा। इस तरह, अब इस तरह इन दोनों को बराबर कर लिया गया, तब जाके यह हुआ कि इस आधार पे इसको बोला गया, क्या बोला गया, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव होती है, प्रणाली होती है यह, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे भैया। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसी को बोलते हैं, जब दोनों की, सांसद की और विधायक की मत वैल्यू बराबर कर लिया जाता है ना। यह हमारा अनुच्छेद नंबर 55 में ही अभी चल रहा है पूरा का पूरा प्रोसेस। अब आगे देखेंगे इन दोनों का जो मत वैल्यू होता है, मुख्य जो वैल्यू होता है, मुख्य लगभग बराबर होता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको बता दिया गया पहले ही, जो विधानसभा होता है जो पूरे देश में फैला होता है, वहाँ पे 4120 निर्वाचित सदस्य होते हैं, 766 के आसपास में हमारे लोकसभा राज्यसभा के जो होता है, वहाँ से 766 के आसपास में निर्वाचित सदस्य जाते हैं, दोनों को जोड़ के, है ना। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप बात करें एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति या फिर एक संक्रमणीय मत, यह भी याद रखेंगे, जो हमारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह तो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर होता भी है, इसे एक और नाम से जानते हैं, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, इसको याद करेंगे, आप लिख लेंगे। इसे क्या बोला जाता है, एक संक्रमणीय मत भी बोला जाता है इसको, ये चीज याद रखेंगे। और राष्ट्रपति में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान के आधार पर होता है, क्योंकि आपको पता होता है गुप्त मतदान मतलब कि जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो अपना मत दिखाते नहीं हैं। वैसे तो ये फिक्स होता है कि किस पार्टी के सदस्य को जिताना है, क्योंकि ये पहले से ही फिक्स होता है किस पार्टी के सदस्य जीतेगा, है ना। तो ये तो फिक्स होता है जिसकी बहुमत है उस पार्टी के सदस्य जीतेंगे। जैसे गोविंद जी इस समय हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं 14वें नंबर के, आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब एक चीज आप याद रखेंगे, यह हो गया। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे बेटा, इनका विजयी होने का क्या प्रोसेस है, विजयी सर कैसे घोषित करते हैं। उठते तो बहुत सारे हैं लोग, मतलब कि निर्वाचन के लिए, मतलब चुने जाने के लिए बहुत सारे लोग उठते होंगे, अलग पार्टी से भी उठते होंगे। हम कहे हाँ बेटा, अलग पार्टी से भी उठते हैं, और एक ही पार्टी के 2-3 लोग भी उठते हैं। तो इनका एक फिक्स डाटा होता है, फिक्स क्राइटेरिया होता है। जैसे कुल वैध मत, जितने कुल वोट पड़ते हैं, कुल वैध मत बटे के 2 + 1 कर देते हैं, कुल वैध मत बटे के 2 + 1 कर देते हैं। तो यह फिक्स क्राइटेरिया, यानी कि 50% वोट से +1 ज़्यादा अगर वोट जो पाएगा, जो पर्सन पाएगा वो जीत जाएगा, है ना, यह बात है। अच्छा, एक और याद रखेंगे, विशेष एक रीति होती है इनके चुने जाने की, विशेष रीति होती है। सर वो कौन सी रीति होती है राष्ट्रपति के चुने जाने की? तो आप याद रखेंगे एक विशेष रीति होती है, सर उस रीति का नाम क्या है? जैसे हम बोलें
जो पर्सन है, जो कह लीजिए कि जो वरीयता क्रम है, इनको एक चीज़ और याद रखेंगे, इनको वरीयता क्रम में चुना जाता है। वरीयता क्रम में, वरीयता क्रम के अनुसार चुनाव होता है। सर ये वरीयता क्रम क्या होता है? जैसे हम मान लिए राष्ट्रपति के लिए ए, बी, सी और डी इतने लोग उठते हैं और हमारा मन करता है कि जो राष्ट्रपति ए के लिए उठा हुआ है, राष्ट्रपति बी, राष्ट्रपति सी, राष्ट्रपति डी के लिए, ये चारों लोग जो उठे हुए हैं, इसमें हमको क्या करना है? हमको हस्तांतरणीय मत करना है। हमको यह चुनना है कि चारों योग्य में से, मतलब इन चारों लोग में से, चारों योग्य पुरुष में से इनका जो है, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा योग्य है या फिर कौन सबसे ज़्यादा हमारे नज़र से अच्छा है, तो उसको हम ऑप्शन 1 पे रखते हैं। अब इनको ऑप्शन 2 पे रख दिए, इनको ऑप्शन 3 पे रख दिए, इनको ऑप्शन 4 पे रख दिए। मतलब अगर पहले नंबर पे चुने जाना चाहिए हमारे अनुसार, तो ऑप्शन नंबर ए चुने जाना चाहिए, दूसरे नंबर पे ए चुने जाने चाहिए, तीसरे नंबर पे ए, चौथे नंबर पे। इसी को बोलते हैं वरीयता क्रम का अनुसार, है ना। तो जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है वह एक वरीयता क्रम के आधार पर होता है। हमने इनको चुन लिया। इस तरह दूसरे लोग आए, इनको वरीयता का क्रम 1 दे दिए, इनको 2 दे दिए, इनको 3 दे दिए, इनको 4 दे दिए। एक लोग और आए, इनको 1 दे दीजिए, इनको 2 दे दिए, इनको 4 दे दीजिए, इनको 3 दे दिए। तो इस तरह करते करते अगर क्रम की काउंटिंग में 50% प्लस 1 मत जिसके खाते में जुड़ जाता है, वह तो भैया पहले ही बार में, पहले ही चरण में वह राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन याद करिएगा, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि यह भी और इनका भी मत दोनों लोग का बराबर हो गया, है ना, या फिर तीनों लोग में से कोई भी 50% वोट नहीं पाया, है ना, 50% वोट नहीं पाए, तो जो सबसे कम वोट पाए होंगे उनको निकाल दिया जाता है, और जो 3 बच गए अब इनके आधार पर तय किया जाता है। फिर से जो इनको वोट दिए होते हैं, जैसे 4, 4, 3, इनको तो कुछ मेंबर वोट दिए हैं, तो उनसे बोला जाता है कि आप इन तीनों में से किसे चुनते हैं। तो इन तीनों लोग में से वह जिसे चुनेंगे, अगर दूसरी बार में 50% वोट इनके खाते में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है, मतलब ए जो है पर्सन, वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। इनके पास 50% प्लस 1 सीट अगर हो गई तो यह हमारे राष्ट्रपति बन जाते हैं, चुन लिए जाते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि दूसरी चुनाव, मतलब पहले अधिकतर तो यही होता है कि पहले बार में ही राष्ट्रपति चुने जाते हैं, मतलब कि पहले ही वरीयता क्रम में राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। जैसे गोविंद माथुर आपके है ना, इस समय कौन है आपका राष्ट्रपति, बता दीजिए। और इसके बाद ये बताइएगा कि वो कहाँ के पहले मतलब कि उपराज्यपाल थे, राज्यपाल कहाँ के थे वो पहले, है ना, याद करिएगा, उसको बता दीजिएगा आप थोड़ा सा। ठीक है बेटा, तो बताएंगे यहाँ पे जो अगर दूसरे नंबर की प्रणाली में, दूसरे नंबर के वरीयता के क्रम में कौन चुना गया था, तो बता देंगे एकमात्र वीवी गिरी भैया। ये एकमात्र राष्ट्रपति ऐसे थे, इनको दूसरे चरण के राष्ट्रीय चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में चुना गया था। राष्ट्रपति चुनाव में चुना गया था दूसरे चरण के। तो एकमात्र हैं वीवी गिरी जी, जिनको दूसरे वरीयता के क्रम में चुना गया था। चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। यह बातें आपको याद होनी जानी चाहिए। यह बातें थी हमारे राष्ट्रपति की चुनाव के बारे में। कैसे होता है पता हो गया ना। चलते हैं नेक्स्ट में। अनुच्छेद नंबर 56। अनुच्छेद नंबर 56 क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद नंबर 56 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 56 ये कहता है पदावधि, मतलब कि पद की कितने साल तक आपकी अवधि रहेगी। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति की पदावधि 5 साल के लिए होती है। यानी शपथ लेने से लेकर, शपथ जिस दिन लेते हैं उस दिन से लेकर जब तक इनके पद पर इनका प्लेस कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं ले लेता है, तब तक ये अपने कार्य पे बने रहते हैं, अपने पद पे बने रहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। और ये अपना त्याग पत्र जो होते हैं उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 56 में इनकी पदावधि के बारे में लिखा हुआ है। यह बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 57 आ जाता है। अनुच्छेद नंबर 57 में यह बात लिखी गई है कि पुनः निर्वाचन। अब देखिए ध्यान से, यह बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुनः निर्वाचन यानी कि जो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति, क्योंकि हम लोकतांत्रिक में है, लोकतंत्र हमारा देश है भैया, लोकतंत्र गणराज्य है। पुनः निर्वाचन यानी कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ना कोई अधिकतम सीमा है ही नहीं। आप चाहे 100 साल के हो जाएं, चाहे 75 साल के हो जाएं, चाहे आप 150 साल के क्यों नहीं, अगर 150 साल तक जीते हैं तब भी चुनाव लड़ेंगे, अगर जीत जाएंगे तब आप राष्ट्रपति बन पाएंगे। यह होता है, हमारे कोई भी प्रावधान नहीं है अधिकतम आयु की। ये चीज़ याद रखेंगे। तो पुनः निर्वाचन वो चाहे जितनी बार हो सकते हैं, है ना, लगातार
2 बार का जो प्रणाली है हमारे यूएसए में लगातार सिर्फ 2 बार आप बन सकते हैं। जैसे ओबामा जी, ओबामा 2007 से 2017 तक थे, उसके बाद आ गए थे आपके डोनाल्ड ट्रंप के बाद इस समय कौन है इस समय, जो बाइडन है ना, कमला हैसन है जो कि उपराष्ट्रपति हैं वहाँ की, है ना, याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा तक या फिर सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक या फिर 2 बार लगातार राष्ट्रपति बनने वाले राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे भैया, याद रखेंगे ये 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। और यह सबसे पहले जो राष्ट्रपति का पोस्ट आया था, यह सबसे पहले कब चुने गए थे, तो 24 जुलाई, एक मिनट बेटा, 24 जनवरी 1950 को सबसे पहले राष्ट्रपति चुना गया था राजेंद्र प्रसाद जी को, है ना। भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति कब चुना गया था, 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रपति के पद पे राजेंद्र प्रसाद जी 2 कार्यकाल तक पूरा रहे हुए हैं, है ना, सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक पहले राष्ट्रपति रहे हुए हैं। यह हो गया अनुच्छेद नंबर 57 की बात। अब आ जाते हैं अनुच्छेद नंबर 58, योग्यता की बात करते हैं। ध्यान सुनिएगा, योग्यता क्या होनी चाहिए। पहले तो योग्यता भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी योग्यता, वो 35 साल की आयु पूरे कर चुके हो, कोई नागरिक जो भारत के नागरिक होंगे वो अपना जो 35 साल तक अपनी आयु पूरा कर चुका हो। दूसरा, मैक्सिमम चाहे जितने वर्ष तक रहिए आप, मैक्सिमम कोई क्राइटेरिया नहीं फिक्स है, मिनिमम 35 साल है, 35 साल के बाद आप चाहे बूढ़े हो जाइए तब भी लड़िए, चाहे आप 40 साल के 80 साल के हो जाइए, चाहे 150 साल के हो जाइए। तो मैक्सिमम कोई भी फिक्स नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कितने साल बाद नहीं लड़ सकते राष्ट्रपति का चुनाव, कोई भी फिक्स नहीं है ना। तो याद रखेंगे, मैक्सिमम आप चाहे जितने साल के हो जाएं, 35 साल से ज़्यादा के, यानी कि 35 साल प्लस 1 दिन के होते हैं, तब से आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, योग्य हो जाएंगे। तीसरी सर क्या है, मतलब इतना रहेगा तो हो जाएगा, नहीं, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हों आप। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो मतलब चुने जाएं या उस पर नहीं डिपेंड करता, लेकिन बनने के योग्य हों। जैसे कि लोकसभा के बनने के योग्य में जो उसकी सदस्यता ग्रहण करता है, जैसे 25 साल का होता है, जो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करता है वह 30 साल का होना चाहिए। तो यह सब क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। आप चुने जाएं या ना चुने जाएं वो तो बात की बात है, लेकिन आपको योग्य होना चाहिए उसके। इसके बाद कोई भी लाभ के पद पर आप नहीं होने चाहिए, कोई भी लाभ के पद पे, यानी कि सर जो उपराष्ट्रपति का पद होता है, राष्ट्रपति का पद होता है, मंत्री का होता है, प्रधानमंत्री का होता है, यह सब कोई लाभ का पद नहीं है। मतलब सर लाभ का पद क्या है, तो लाभ का पद यह है कि आप जो है किस पद पर नहीं होने चाहिए, किसी भी सरकारी कर्मचारी के पद पर नहीं होने चाहिए, चाहे वह जिस प्रकार की भी सरकारी क्रम हो ना। जैसे कि आप देख रहे होंगे जो हमारे दिल्ली में जिसका सरकार है वह पहले हमारे IPS IAS अधिकारी हुआ करते थे, है ना, तो उनको वह पद छोड़ना पड़ा, तब जाके वह इस CM की कुर्सी पर आ गए हैं, है ना। तो याद रखेंगे उनको, ठीक है ना भैया। तो अब सर क्या इतनी खूबी रहेगी तो वह राष्ट्रपति बन जाएगा, मतलब कि राष्ट्रपति मतलब कि भारत का नागरिक हो, 35 साल एज हो, मैक्सिमम आयु कोई फिक्सेशन ना हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, चुने जाए या न चुने जाए इस पर डिपेंड नहीं करता है, बस योग्य होना चाहिए और कोई लाभ के पद पर ना हो। मतलब कि इस तरह की बेरोजगारी हमारे दुनिया में बहुत सारे हैं, मतलब कि सारे लोग राष्ट्रपति के लिए चुनाव करेंगे, है ना, तब तो बहुत बढ़िया। हम करते हैं, आप करते हैं, हम मान लीजिए 60 साल के होने वाले हैं तो हम भी डाल सकते हैं राष्ट्रपति के लिए, अपना अनुमोदन तो कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे एक फाउंडेशन हो जाता है। इसी जगह हमारे जो कह लीजिए कि हमारे जो जनता है उसका जो है मतलब कि एक कह लीजिए कि जो अंदर से लहर उठी होती है कि हम 35 साल के हो जाएंगे तब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, वो खत्म हो जाता है, उनका वह मतलब टूट जाता है जो वहाँ पहुँचने का सपना होता है राष्ट्रपति का। क्योंकि इसमें एक और क्राइटेरिया है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। सर यह क्या होता है, तो बता दें बेटा, जो 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं, आपको सदन के जो केंद्र में सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा से 50 सांसद आपके तरफ होने चाहिए और 50 विधानसभा के और 50 आपके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य आपके पक्ष में होने चाहिए। आपका अनुमोदन करना चाहिए, प्रस्तावक और अनुमोदन होना चाहिए, मतलब कि 50 मतलब कि 100 सांसद और विधायक दोनों आपको जानते हों, आपके लिए अनुमोदक और प्रस्तावक बने हुए हों। तो इसलिए आप तब जाके आप उठ सकते हैं राष्ट्रपति के लिए, नहीं तो फिर क्या है, सारा सपना टूट जाता है हमारे नागरिकों का, है ना, इसी जगह फेल हो जाता है आके। तो आप याद रखेंगे भैया, ठीक है ना। और एक बात और याद रखेंगे, जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ता है वो 15,000 रुपये जमानत के तौर पर RBI
आरबीआई का इसमें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं, याद रखेंगे 25वें नंबर के हैं। तो 15,000 जमानत राशि आरबीआई के पास रखनी पड़ती है। अगर आप कुल वोट में से 1/6 वोट नहीं पाते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, आपको वापस नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप 1/6 वोट से ज़्यादा वोट पा जाते हैं तो आपकी ये जमानत राशि आपको वापस मिल जाती है। वैसे खैर जो राष्ट्रपति तक जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए, उसके लिए 15,000 रुपये कुछ होता नहीं है, लेकिन एक एक कह लीजिए अपने इमेज की बात होती है। अगर आप 1/6 पा जाते हैं तो अपने आप को एक अच्छा नेता समझेंगे, है ना। वहाँ पे आपका जो ललक होगा बढ़ जाएगा आगे जाने का। तो याद रखेंगे, इसी वजह से जो 50 वाला ये पोर्शन है, इस वजह से जो हमारे पार्टियाँ होती हैं, जो हमारे नेता लोग होते हैं, वही वहाँ तक पहुँच पाते हैं, जिनका सोर्स पानी होता है। आम आदमी नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक, है ना। तो याद रखेंगे, ये सारे क्राइटेरिया हो गए, ये सारे के सारे हमारे आ गए किसमें भैया? निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन हो गया था, अनुच्छेद नंबर 58 में आ गया योग्यता में। इसके बाद शपथ की बात करते हैं, अनुच्छेद नंबर 60। अनुच्छेद नंबर 60 में यह कहा गया है कि हमारे राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो हमारे क्या होंगे भैया? वो हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 47वें नंबर के शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। ये चीज़ याद रखेंगे भैया। अगर शरद अरविंद बोबड़े जी यानी कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते हैं या फिर उनका पोस्ट खाली होता है तो उस कंडीशन में हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने वाला मुख्य न्यायाधीश यानी कि कौन सा मुख्य न्यायाधीश होगा? वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होगा उच्चतम न्यायालय के। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वह शपथ दिलाएगा। हमारे उच्चतम न्यायालय के सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो बता देंगे एच जे कानिया थे। ये चीज़ याद रखेंगे। अब लास्ट एक आ जाता है आपका अनुच्छेद नंबर 61। अनुच्छेद नंबर 61 में क्या है तो याद रखेंगे, अनुच्छेद नंबर 61 में महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की बात किया। अभी तक तो सही चल रहा था सब कुछ, अब आ गया इनके जाने का क्रम। अब अभी तक तो चुनना गया, निर्वाचन हुआ, निर्वाचन मंडल हुआ, आया इनका निर्वाचित रीति हुई, पदावधि के बारे में बात किए, पुनर्निर्वाचन हुआ, योग्यता आ गया इनका, शपथ आ गया। इसके बाद सर अब क्या आ गया इनके ऊपर आपत्ति आ गई। अब अगर यह हमारे संविधान के विरुद्ध जाते हैं, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो इस कंडीशन के लिए इनको बाउंड कर दिया गया है। इनके ऊपर महाभियोग लाया जाता है हमारे उच्चतम सदन, मतलब उच्च सदन और निम्न सदन द्वारा। उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, दोनों में से किसी जगह से प्रोसेस स्टार्ट कर लिया जाता है। अगर मान लेते हैं हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है राज्यसभा से, तो राज्यसभा से पारित होने के बाद वह चला जाता है लोकसभा में। लोकसभा से जब पारित हो जाता है, लोकसभा अध्यक्ष जब पारित कर देता है, ओम बिरला इस समय आपके हैं लोकसभा अध्यक्ष भैया। लोकसभा अध्यक्ष जब पारित कर देते हैं उस महाभियोग प्रणाली को, तब इनको अपना पद छोड़ना होता है। लेकिन इसमें कंडीशन है, इनके ऊपर महाभियोग लाने से पहले इनको 14 दिन पहले आहत किया जाता है, इनको बताया जाता है, आगाह किया जाता है इनको कि आपके ऊपर ऐसे दुर्भाग्यवश आपके ऊपर एक इम्पीचमेंट प्रणाली लाई जा रही है। किस कारणवश लाई जा रही है, इनको लिखित पत्र दिया जाता है। इसके पहले लाए जाने से पहले 14 दिन के अंदर अगर यह इस्तीफा दे देते हैं तो यह महाभियोग की प्रक्रिया उसी जगह खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ये अपने पद पे बने रहते हैं तो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा से स्टार्टिंग हो, दोनों में से किसी जगह से स्टार्टिंग हो सकती है महाभियोग की प्रणाली की। अगर लोकसभा से स्टार्टिंग होता है, लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा के पास जाता है, वो पारित कर देता है तो इनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। या फिर राज्यसभा से लोकसभा के पास आता है, लोकसभा भी पारित कर देता है तो इनको पद से अपने त्याग पत्र देना होता है। और यह क्रिया हमारे भारत में कभी नहीं हुआ है, क्योंकि एक लोकतंत्र पे, एक गणराज्य पे, एक लोकतांत्रिक गणराज्य पे भारत देश पर एक धब्बा हो जाएगा कि जब इतने उच्च पद पर रहते हुए राष्ट्रपति गलत काम कर सकते हैं तो हम तो आम नागरिक हैं, तो हम पर इनका गलत इफेक्ट पड़ेगा ना। इस वजह से कह लीजिए ये बहुत ही सशक्त और एक तरह से बहुत ही सहनशीलता, एक बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है, बहुत बड़ी पोस्ट है भैया। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ सहनी पड़ती हैं, तपना पड़ता है, तपने के बाद लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, ऐसे नहीं कोई पहुँचता है। नेता तो हर कोई बन जाता है, लेकिन राज्यपाल हो गया, विधायक हो गया, राज्यपाल हो गया और आपका राष्ट्रपति हो गया, है ना, ये सब योग्य पुरुष होते हैं, है ना। तो याद रखेंगे योग्य पुरुष के अंतर्गत। अब देखिए भैया, जो राष्ट्रपति संबंधित दुर्व्यवहार होता है उन पर मुकदमा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में चलाया जा सकता है, ना ही अधीनस्थ न्यायालय में, ना ही हमारे हाई कोर्ट में, किसी में नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट में चलाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग का पद अगर खाली होता है
मतलब निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन प्रणाली है हमारा, निर्वाचन आयोग कहता है कि अगर इनका पद खाली होता है तो इनका पद जो है 6 महीना के अंदर भर लेना चाहिए। इनका पद, जैसे कि मान लीजिए किसी कारणवश इनका डेथ हो जाता है, ऐसा भविष्य में कभी ना हो प्रभु, हो गया भी, तो क्या कर सकते हो, तो लीला है प्रभु की, होनी जो होगी तो कोई टाल थोड़े सकता है। तो अगर इनकी मृत्यु हो जाती है या फिर किसी कारणवश या इनकी तबीयत में प्रॉब्लम्स हो जाती है, इनकी जो स्वास्थ्य होता है खराब होने लगता है, तो अगर ये 6 महीने तक या फिर कहीं बाहर होते हैं, तो अगर यह किसी भी तरह हमारे पोस्ट को छोड़ देते हैं 6 महीने के अंदर अंदर, इनका पोस्ट अगर खाली रहता है तो 6 महीने के अंदर अंदर इनको जो है इनका पोस्ट भरा जाना अनिवार्य होता है। यह हमारा निर्वाचक मंडल करता है, इनका चुनाव भी निर्वाचक मंडल कराता है। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, इतनी बातें नहीं, आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आएंगे एक और वीडियो लेके, इनका जो है बताएंगे आपका इनकी कार्य और शक्ति के बारे में, कल की वीडियो में देखेंगे। आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, अपना ध्यान रखिए स्वास्थ्य का भी और स्वास्थ्य के साथ पढ़ाई पे भी। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।